हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ वंश। क्या पढ़ रहे थे अपन? मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे। मेवाड़ वंश में अपन ने बात की थी इससे पहले राणा लक्ष्य सिंह की, और लक्ष्य सिंह का वृद्धावस्था में विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? हंसाबाई के साथ हुआ। किसके साथ हुआ भाई? हंसाबाई के साथ विवाह हुआ। और हंसाबाई से विवाह होने के पश्चात उसे जो पुत्र हुआ वो मोकल हुआ, और उस विवाह की प्रतिक्रिया ये थी कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। ये अपन ने जाना था। तो उसके बाद जो पुत्र हुआ हंसाबाई और राणा लक्ष्य सिंह का जो पुत्र हुआ 1421 में महाराणा दागा की मृत्यु हो गई और शासक बना मोकल। कौन बना भाई? मोकल। तो हेडिंग डालना है आपको, यानी मेवाड़ रियासत चल रही है आपकी, मेवाड़ वंश या मेवाड़ रियासत के बारे में अपन जान रहे थे। जिसमें आता है आपका अगला शासक आता है भाई राणा मोकल। कौन आता है भाई? राणा मोकल। तो राणा मोकल के बारे में बात की जाए तो राणा मोकल जो ये था इसके बारे में बात करें, राणा मोकल के बारे में, तो राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। फिर बात की जाए ये किस किसका पुत्र था, तो ये हंसाबाई व राणा लाखा का पुत्र था। राणा लाखा का पुत्र कौन भाई? राणा मोकल। 12 वर्ष की आयु में ही, कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में यह शासक बना। 12 वर्ष की आयु में यह शासक बना। फिर उसके पश्चात बात की जाए इसका संरक्षक जो बना वो बना, इसका संरक्षक यानी इसका मामा कौन भाई? मारवाड़ का रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ जो इसका संरक्षक बना। फिर बात की जाए संरक्षक कौन? संरक्षक के बारे में बात की जाए तो संरक्षक बना रणमल राठौड़। रणमल राठौड़। और जो राजमाता भाई कौन? हंसाबाई। राजमाता कौन है? हंसाबाई। फिर उसके पश्चात बात की जाए कि भाई 1423 ईस्वी में इसका विवाह हुआ। किसके साथ हुआ भाई? सौभाग्यवती के साथ। सौभाग्यवती के साथ इसका विवाह हुआ, जिससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस पुत्र का नाम था जो आगे एक श्रेष्ठ शासक के रूप में साबित होगा, जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे, वो हुआ भाई राणा कुंभा। कौन हुआ भाई? राणा कुंभा। सौभाग्यवती व किसका पुत्र भाई? सौभाग्यवती और राणा मोकल का पुत्र कौन हुआ भाई? राणा कुंभा। फिर उसके पश्चात बात की जाए ये इसका पुत्र हुआ संरक्षक रणमल राठौड़। इस रणमल राठौड़ ने, ध्यान दो इधर, रणमल राठौड़ ने सिसोदिया सेना की सहायता से मारवाड़ पर अधिकार किया। मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। किसने भाई? रणमल राठौड़। फिर उसके बाद बात की जाए मेवाड़ के प्रमुख पदों पर, इसी ने मेवाड़ के प्रमुख पदों पर सिसोदिया के स्थान पर राठौड़ों की नियुक्ति की जाने लगी। क्यों? क्योंकि पूरा अधिकार किसका हो गया था? रणमल राठौड़ का। फिर उसके पश्चात बात की जाए रणमल राठौड़। फिर उसके बाद बात किया संरक्षक रणमल राठौड़ हो गया। अब आपको याद हो तो इसका ज्येष्ठ पुत्र था, एक था कुंवर चूड़ा। किसका? राणा लाखा का। कुंवर चूड़ा पर हंसाबाई, किसने भाई?
हंसाबाई ने अविश्वास जताया। अविश्वास जताया किसने? हंसाबाई ने। शुरू में तो संरक्षण इसी ने प्रदान किया था, किसने? कुंवर चूड़ा ने, क्योंकि यही ज्येष्ठ पुत्र था। तो कुंवर चूड़ा पर अविश्वास जताया किसने भाई? हंसाबाई ने, जिसके कारण कुंवर चूड़ा कहां चला गया? ये चला गया मांडू। मांडू में होशंग शाह शासक था। कौन सा शासक था भाई? होशंग शाह शासक था। उसके यहां पर जाकर कुंवर चूड़ा ने शरण ग्रहण की। कुंवर चूड़ा ने शरण ग्रहण की। जिसके यहां पर शरण ग्रहण की? होशंग शाह शासक के यहां पर जाकर इसने शरण ग्रहण की। फिर उसके पश्चात बात की जाए 1428 में रामपुरा के युद्ध में। कौन से युद्ध में भाई? रामपुरा के युद्ध में, भीलवाड़ा में युद्ध हुआ। रामपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध हुआ। कहां हुआ भाई? भीलवाड़ा। तो इसने कब हुआ? 1428 में। इसने शर्मल राठौड़ की सहायता से किसको पराजित किया? फिरोज खां को पराजित किया। किसने? महाराणा मोकल। फिर उसके पश्चात बात की जाए सन 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में गुजरात का शासक था अहमद शाह। तो गुजरात पर सन 1433 ईस्वी में अहमद शाह पर आक्रमण किया। अहमद शाह पर आक्रमण किया किसने भाई? महाराणा मोकल ने। महाराणा मोकल ने आक्रमण किया। जिसकी में बात की जाए, इन्होंने अपना पड़ाव गुजरात जा रहे थे तो भीलवाड़ा में इन्होंने अपना पड़ाव एक स्थान पर डाला, जीलवाड़ा। कौन से स्थान पर डाला? जीलवाड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाला। इस स्थान पर महाराणा मोकल के साथ धोखा हुआ। महाराणा मोकल के साथ धोखा हुआ। तो जीलवाड़ा में महपा पवार के कहने पर, जीलवाड़ा में किसके कहने पर भाई? महपा पवार के साथ के कहने पर दो दासी पुत्र हुए थे। आपको याद है? चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी। तो मोकल के हत्यारे कौन हुए भाई? महपा पवार और चाचा मेरा। ये इसके हत्यारे हुए। किसके हत्यारे हुए भाई? महाराणा मोकल के। फिर बात की जाए मोकल के काल में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण हुआ। त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण हुआ। वैसे उस मंदिर का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया है, परंतु उसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा मोकल के द्वारा। तथा उसका नाम भी परिवर्तित किया गया और नाम रख दिया गया समदेश्वर। क्या रख दिया गया? समदेश्वर मंदिर या मोकल मंदिर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर उसके बाद बात की जाए महाराणा मोकल ने एक लिंगी मंदिर के परकोटे का निर्माण भी करवाया। एक लिंगी मंदिर के परकोटे का निर्माण भी किसने करवाया भाई? महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। फिर बात करें चित्तौड़गढ़ में द्वारकानाथ जी के मंदिर का, विष्णु मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया है। तो ये किसकी बात हुई आपकी? महाराणा मोकल की। किसकी बात हुई भाई? महाराणा मोकल की बात होती है। इसके बाद मोकल के पश्चात जो शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक, और उस प्रतापी शासक जिसे इतिहास में सब जानते हैं, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा, वो था महाराणा कुंभा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में जानेंगे। अगला शासक आता है महाराणा कुंभा। ये अपन बात कर रहे थे अभी किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? मोकल के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? मोकल के बारे में। हेडिंग डाल दीजिए महाराणा कुंभा। और इंपॉर्टेंट इसमें डेफिनेट क्वेश्चन महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप इनमें से आता है। तो महाराणा कुंभा याद रखे। महाराणा कुंभा शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी।
1433 से 1468 ईस्वी। इसके अंदर बात की जाए, यही बात कर रहा था ना, पहले बात की थी, यह है मोकल और इसकी माता कौन सी? सौभाग्यवती, सौभाग्यवती का पुत्र था कौन? माणा कुंभा। फिर बात की जाए अल्पायु में ही, यानी 10 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की आयु में यह शासक बना और एक षड्यंत्र के कारण मोकल की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की कर दी गई? चाचा मेला और महपा पवार के द्वारा। चाचा मेला और महपा पवार के द्वारा। पहले बात की थी, चाचा मेला कौन थे? दासी पुत्र थे। कौन थे? दासी पुत्र थे। राजमाता, इसके समय में जो राजमाता थी, राजमाता वही कौन रही? हंसाबाई। कौन रही? हंसाबाई राजमाता। अब कुंभा शासक बना, परंतु कुंभा के सामने चुनौतियां थी। कुंभा के सामने बहुत बढ़िया परेशानियां थी, बहुत ज्यादा परेशानियां थी, उनका सामना करना था। किसको? महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को। तो ध्यान रहे, महाराणा कुंभा ने उन सभी चुनौतियों का सामना किया, यानी उनसे भयभीत नहीं हुआ। सबसे बड़ी अंदरूनी चुनौती तो एक रणमल ही था। कौन था? रणमल, जो धीरे धीरे सिसोदिया सरदारों के साथ मारवाड़ पर अधिकार कर रहा था। उसने मारवाड़ और मेवाड़ को एक कर दिया था। यानी सबसे बड़ी अंदरूनी, यानी अपनों में ही धोखे की भावना थी। किसके अंदर? रणमल के अंदर। किसके अंदर है? रणमल के अंदर। अब बात की जाए कुंभा के बारे में, बात करें भाई, कुंभा के सामने चुनौतियां, कुंभा के सामने थोड़ा सा ध्यान दें इधर। कुंभा के सामने चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां थी, ध्यान दो इधर। सबसे पहले बात की जाए सामने चुनौती थी नंबर 1, एक तो इसके पिता का जिसे दमन किया था, उनका दमन करना। चाचा व मेरा का दमन करना, सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती ये थी। दूसरी बात की जाए रणमल राठौड़ का, रणमल राठौड़ का बढ़ता प्रभुत्व, बढ़ता प्रभुत्व, जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, रणमल राठौड़ का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, उसको रोकना इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद बात की जाए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य जिसके अंदर मालवा और गुजरात, मालवा व गुजरात, इनके यहां पर भी, यानी इनसे भी इनको लड़ना था। इनके विस्तार को भी, साम्राज्यवाद विस्तार को भी कम करना था। ये महाराणा कुंभा के सामने चुनौतियां थी। फिर उसके बाद बात की जाए कि अब इसको दमन करना था, चुनौतियों का सामना करना था। सबसे पहले इसको महपा पवार और चाचा मेहरा, उसको सबक सिखाना था। तो इसने क्या किया कि रणमल राठौड़ की सहायता से, कूटनीति का परिचय देते हुए, रणमल राठौड़ की सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से, रणमल राठौड़ की सहायता से चाचा व मेरा का दमन किया। चाचा मेरा का दमन किया। जो महपा पवार था, महपा पवार, महपा पवार, ये यहां से भग गया, यानी महपा पवार यहां से भग गया। उसने मालवा के सुल्तान, मालवा के सुल्तान था महमूद खिलजी, मालवा का सुल्तान, याद रहे महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम, उसके यहां पर उसने शरण ग्रहण की। किसने? महपा पवार ने अपने पिता के हत्या का बदला ले लिया। रणमल राठौड़ की सहायता से राठौड़ सेना, सिसोदिया की सेनाओं ने चाचा मेरा का दमन किया और महपा पवार भाई शरण लेकर कहां भगा? महपा पवार भगा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया, महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया। अब इधर रणमल राठौड़, इसको भी समाप्त करना था। तो एक रणमल राठौड़ की प्रेयसी थी, रणमल राठौड़ की प्रेयसी थी, इसका भी तोड़ निकाला महाराणा कुंभा ने। रणमल राठौड़ की प्रेयसी थी दासी भारमली, दासी भारमली, दासी भारमली की सहायता से
दासी भारमले की सहायता से, दासी भारमले ने इसको 20 का पहला दिया। दासी भारमले की सहायता से रणमल राठौड़ को अपने रास्ते से हटा दिया। तो इस तरह रणमल राठौड़ चाचा मेरा दोनों चुनौतियां समाप्त हुई। अब उसके पश्चात बात की जाए कि जो इसका पुत्र था, रणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र, युवा पुत्र राव जोधा, वो अपने सहपरिवार सहित मंडोर मारवाड़ लौट गया। राव जोधा जो रणमल राठौड़ का बड़ा पुत्र था, जो यहाँ वापस लौट गया। फिर बाद में क्या हुआ कि रणमल राठौड़ वैसे देखा जाए कि इसे रणमल राठौड़ कहते हैं, पर मारवाड़ मेवाड़ में एक तरह से दुश्मन नहीं हो गए। इधर बात करें महाराणा कुंभा, उधर बात करें कौन भाई, राव जोधा। तो दोनों की वैमनस्यता ज्यादा न बढ़े, तो हंसाबाई की मध्यस्थता में एक संधि हुई महाराणा कुंभा राव जोधा के मध्य। उस संधि को कहा जाता है आवल बावल की संधि। क्या कहा जाता है भाई? आवल बावल की संधि। ध्यान रहे, आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि कब हुई? 1457 ईस्वी में। 1457 ईस्वी में किस के बीच हुई ये संधि? ये संधि की ये कह सकते हैं, यानी इधर किस के मध्य हुई? मारवाड़ का, या पहले मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ का महाराणा कुंभा, मेवाड़ का महाराणा कुंभा और मारवाड़ का राव जोधा, इन दोनों के मध्य संधि हुई। किसके बीच हुई? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के मध्य संधि हुई। इसके अंदर बात की जाए जो मध्यस्थता की थी, तो मध्यस्थता किसने की भाई? हंसाबाई। किसने की? हंसाबाई। और इस संधि के आधार पर मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। सीमाओं का निर्धारण हुआ। इन दोनों का जो मुख्य केंद्र बिंदु रखा गया, मारवाड़ और मेवाड़ का मुख्य केंद्र रखा गया, वो रखा गया सोजत कहाँ है भाई? पाली में। और सोजत किस लिए फेमस है? सोजत लाल मेहंदी के लिए भी फेमस है। फिर बात की जाए, दोनों के बीच संधि हुई, आवल बावल की संधि 1457 ईस्वी में। किसके? मेवाड़ का महाराणा कुंभा और मारवाड़ का राव जोधा, मध्यस्थता हंसाबाई, मुख्य केंद्र सोजत पाली और मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। कौन सी संधि के आधार पर किया गया? ये किया गया भाई आवल बावल की संधि के आधार पर। आवल बावल की संधि के आधार पर मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए आगे और क्या हुआ कि इधर महाराणा कुंभा का पुत्र हुआ रायमल। महाराणा कुंभा का पुत्र कौन भाई? ध्यान दो एक मिनट आगे, और तो थोड़ा सा परिवर्तन होगा। महाराणा कुंभा का पुत्र कौन भाई? रायमल। कौन है? रायमल। इधर ये कहां से था महाराणा कुंभा? मेवाड़ से। और मारवाड़ से वो आपका राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। कौन सी देवी भाई? श्रृंगार देवी। तो इनका विवाह हुआ, इसका रायमल और श्रृंगार देवी का, दोनों के मध्य रिश्तेदारी के संबंध स्थापित हुए। इस तरह दोनों की वैमनस्यता समाप्त हुई। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो रणमल राठौड़ की हत्या से मारवाड़ मेवाड़ में जो वैमनस्यता हो गई थी, वह आवल बावल की संधि से वो वैमनस्यता दूर हुई तथा उनके रिश्तेदारी संबंध स्थापित हुए। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल
और मारवाड़ के राज योद्धा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह संपन्न हुआ। इस तरह ये कह सकते हैं कि यानी महाराणा कुंभा और राज योद्धा दोनों क्या बन गए भाई, दोनों समधी बन गए। क्या बन गए? दोनों समधी बन गए। और अब दोनों परिवार क्या हो गए? एक हो गए। इस तरह मारवाड़ और मेवाड़ दोबारा एक हुए। अब ध्यान दीजिए आप इधर। अब महपा पवार को तो भी मार दिया था महाराणा कुंभा ने। अब उसको चाचा मेरा को बच छोड़ गया था आपका महपा पवार। और महपा पवार कहां चला गया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया। तो जिसके कारण ये दोना निश्चित था। और एक है मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम की साम्राज्यवादी विस्तार नीति भी युद्ध का कारण थी। तो दोनों के बीच युद्ध होना निश्चित था। और इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट याद रहे, याद रखना है आपको। हेडिंग आना है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ भाई? सारंगपुर का युद्ध। याद रहे अच्छी तरह, सारंगपुर का युद्ध। इसकी सन पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। तो सारंगपुर का युद्ध की बात करें क्या हुआ? 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इसके अंदर बात करें, यानी ये कहां पर है सारंगपुर? ये है मुकुंदवाड़ा में। मुकुंदवाड़ा के पास। मुकुंदवाड़ा कहां है? कोटा व झालावाड़ के मध्य। कोटा व झालावाड़ के मध्य मुकुंदवाड़ा, वहीं पास में क्या है? सारंगपुर। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ कब? 1437 ईस्वी में। अब इधर बात की जाए, ठीक, इधर किस किस के मध्य हुआ भाई? ये ध्यान दो इधर। मेवाड़ का प्रतापी शासक भाई, मेवाड़ का महाराणा कौन भाई? कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। और फिर बात करें इधर मालवा का, मालवा का शासक, मालवा का शासक कौन भाई? मालवा की बात की जाए महमूद खिलजी, महमूद खिलजी प्रथम। इनके मध्य हुआ युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में बात करें विजय हुई। विजय कौन हुआ भाई? महाराणा कुंभा विजय हुआ। कौन विजय हुआ? महाराणा कुंभा इस युद्ध में विजय हुआ। और इस युद्ध में यानी महपा पवार, महपा पवार इस युद्ध में मारा गया। सारंगपुर युद्ध में कौन मारा गया? राणा कुंभा के पिता का हत्यारा कौन? महपा पवार वीर गति को प्राप्त हुआ। और महाराणा कुंभा की इस युद्ध के अंदर विजय हुई। महाराणा कुंभा ने 6 माह तक मालवा के शासक महमूद खिलजी को, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बनाकर रखा। इसने भाई महाराणा कुंभा ने एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। ये सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। किस किसके बीच हुआ? मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ। जिसमें कौन विजय हुआ? आपका महाराणा कुंभा विजय हुआ। देख सकते हो आप, 10 वर्ष की आयु में शासक बना। और किस तरह उसने अपना सामना किया सभी चुनौतियों का। जब वो शासक बना था तो पूरा मेवाड़ परेशानियों से घिरा हुआ था। अंदरूनी कलह थी, अंदरूनी कलह थी। तो सबसे पहले रणमल राठौड़ को उसको भनक भी नहीं होने दी। और रणमल राठौड़ की मदद से चाचा मेरा को अपने रास्ते से हटा दिया। और बाद में भारमणि की सहायता से किसको हटा दिया? रणमल राठौड़ को। और फिर पड़ोसी राज्य मालवा और गुजरात। तो सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी में यानी मालवा के शासक महमूद खिलजी को भी पराजित कर दिया। किसने? महाराणा कुंभा ने। और इसमें अपने पिता की हत्यारा था जो महपा पवार महमूद खिलजी की शरण में चला गया था, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह महाराणा कुंभा की विजय हुई। फिर उसके बाद बात है सारंगपुर के युद्ध की विजय के पश्चात, सारंगपुर की युद्ध की विजय के पश्चात
यानी महाराणा कुंभा ने एक महत्वपूर्ण इमारत, याद है आपको कौन सी, विजय स्तंभ, कौन सी, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ध्यान दीजिए आप, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बारे में बात की जाए तो भाई इसका निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया। ध्यान दो इधर, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। निर्माण 1440 से 48 ईस्वी की मत नोट कर लेना अच्छे से। 1440 से 48 ईस्वी में महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसका भाई विजय स्तंभ का वास्तु का याद रखना है आपको। जैता, नापा, पूंजा, जैता, नापा, पूंजा और होमा, याद है, ये नाम ऐसे याद रखने। जैता, नापा, पूंजा और होमा इसके प्रमुख वास्तुकार थे। इसके विजय स्तंभ के, इसके बारे में और बात की जाए, इसके विजय स्तंभ के बारे में, इसका निर्माण भाई सारंगपुर के युद्ध की विजय स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया। कहां करवाया गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ध्यान दीजिए आप, कितने मंजिला है भाई, बढ़ाते हैं इसकी मंजिलें। इसकी मंजिलें कितनी है भाई, इसकी मंजिलें हैं 9। कितनी मंजिलें हैं, 9। चार, 5, 6, 7 देख लेना भाई, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, कभी ज्यादा मंजिलें नहीं हो जाए, वैसे 9 मंजिल, 9 मंजिला। किसका निर्माण करवा दिया भाई, विजय स्तंभ का निर्माण। अब इन हर मंजिल में कुछ विशेषता है। इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसके तीसरी जो मंजिल है, इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा भाई, अरबी भाषा में 9 बार, कितनी बार, 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का उल्लेख किया गया है। फिर बात करें इसकी जो टोटल ऊंचाई तो 122 फीट, 122 फीट। सीढ़ियों की बात करें तो इसमें लगी हुई है 157 सीढ़ियां। इसमें छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। 8वीं जो मंजिल है, 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थित नहीं है। 157 सीढ़ियां लगी हुई। टोटल ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में किस शब्द का उल्लेख है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है, 9 बार। फिर बात करें इसका जो पुनः निर्माण जो किया गया महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। 1857 क्रांति के समय याद है आपको, कुछ बताया था आपको, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके नीचे से जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 30 फीट। कितनी है, 30 फीट। ऊंचाई कितनी, 122 फीट। कितनी, 122 फीट। इसके अन्य नाम ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इस कारण से इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसको भाई विजय स्तंभ को, इसे और बताता हूं आपको, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भी इसे कहा जाता है।
इसको कहा जाता है भाई विजय स्तंभ को, और इसे विक्ट्री पोल यानी VICTORY विक्ट्री और पोल POLEV कहा जाता है। इसको भाई विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इमारत बताया। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी सर्वश्रेष्ठ इमारत बताया है। किसे भाई? विजय स्तंभ को। और थोड़ी सी इसके बारे में बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ इमारत होता है। फर्ग्यूसेन हुआ एक इतिहासकार, कौन हुआ भाई? फर्ग्यूसेन, ध्यान देना, फर्ग्यूसेन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। इसे राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी कहा जाता है। देखा ना टोपी में लगा हुआ, ये है विजय स्तंभ। और फिर इसके बाद बात की जाए 15 अगस्त 1949 को, ध्यान रहे 15 अगस्त 1949 को इस पर विजय स्तंभ के ऊपर ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया है। ₹1 का डाक टिकट जारी कब किया गया? 15 अगस्त 1949 को। तो ये बात किसकी होती है? विजय स्तंभ की। आज इतना ही, अगली बात करेंगे जो राणा कुंभा का अगला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके जो नोट्स है आपको PDF के अंदर मिलेंगे, वहीं से आपको इनको रेफर करना है। धन्यवाद।